आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जम्मू कश्मीर में बिहारी आतंकियों के निशाने पर हैं। मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में बिहार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान पानी पूरी की दुकान लगाते थे। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद परिवार में मातम है, साथ ही नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। को मार दिया कौन? आतंकवादी। तीना चौक लाल बाजार के इस इलाके में इस वक्त जिंदगी आम है, लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पे पेश आया, जो कत्ल यहाँ पे हुआ वीरेंद्र पासवान का, इसी जगह पे यहीं पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। श्रीनगर का यही वो जगह है जहां बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान का सीना आतंकियों ने छलनी कर दिया और वीरेंद्र पासवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भागलपुर के रहने वाले जिस वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने निशाना बनाया, वो पिछले कई सालों से श्रीनगर में पानी पूरी बेचकर जिंदगी चला रहे थे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने गोली मारी, उस वक्त भी ठेले पर पानी पूरी बेच रहे थे। इस हादसे के बाद श्रीनगर में रहने वाले बिहार के लोग खौफ में काम करते हैं, यहाँ पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम करते हैं। कितने साल से? 10-15 साल हो गए सर। आपने कल सुना यहाँ पे? नहीं, सुबह सुना, इधर आया चौक पे तो। अच्छा, सुबह सुना। जी जी। ये सुना आपने कल? जी सर, हाँ, सुने थे सुबह चौकी क्या में सुना? कि हाँ एक बिहारी को गोली मारकर। अच्छा जी, उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं सर। वीरेंद्र की मौत की खबर जैसे ही भागलपुर के सैदपुर पहुंची, घर में चित्कार मच गई। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वीरेंद्र पासवान घर में एकमात्र कमाने वाले थे। अब इस परिवार के सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। गुपचुप बेचेले साहब, गुपचुप बेचेले। हाँ, यहाँ कम लाइले सर, माँ गेले कमाला, बीमार से इलाज करल, 2 लाख टका कर्जा हो गए सर, गेले कमाला, कमाए तो मैं बच्चा मुतरुक पड़े, एक कट्टा हमरा सहारा नहीं थे सर। जब कश्मीर गए थे और 2 साल पहले गए थे। क्या चाहते हो आतंकवादी लोग जो ये घटना इनको सजा मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हो? मौत देनी चाहिए उसको। मंगलवार की शाम आतंकियों ने 2 घंटे के भीतर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये है कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू, जो श्रीनगर के बड़े केमिस्ट थे। आतंकियों ने इन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी। माखन लाल वो शख्सियत थे जिन्होंने 1990 के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी थी। आतंकियों की कायराना हरकत पर माखन लाल की बेटी ने दहशतगर्दों को ललकारा है। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. Makhalnal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। लखीमपुर खीरी के नाम पर सियासत चमकाने वाले इतनी बड़ी घटना पर गूंगी साधे बैठे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर सवाल उठाने वालों की जुबान सिली हुई है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ श्रीनगर से सबीर अहमद की रिपोर्ट। तो श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की सभी दलों ने निंदा की। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की, तो जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि देश की सेना आतंकियों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कश्मीर में फिर हालात बिगड़ रहे हैं और केंद्र को सख्ती बरतनी होगी। निश्चित रूप से यह घटना निंदनीय है। यहाँ के वीरेंद्र पासवान जो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर गए थे, उनको आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला है। यह एक मानसिकता है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जो पीड़ित है उसको सरकार के तरफ से, बिहार सरकार तरफ से और कश्मीर के तरफ से उसके पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग करते हैं। जो काम किया है यह कायराना हमला है। इस तरह के हमले से आतंकवादियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारत सरकार और हमारी सेना ऐसे कायराना हमले की
उत्तर और जवाबदेही लेते हुए इन पर हमला कर करके अपना बदला जरूर लेगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ आंतरिक सुरक्षा में जिस तरह के बंदोबस्त होनी चाहिए वो कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। हालत वहाँ के फिर से बिगड़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार को वहाँ के लोगों से बातचीत करके एक सामाजिक स्तर पे भी यूनिटी बनाने की आवश्यकता है। तमाम दावों के बावजूद राजधानी और आसपास बालू का अवैध कारोबार जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे गांधी सेतु के पास सैकड़ों नावें लगती हैं जिन पर सोन से बालू लाया जाता और फिर दूसरे जिलों में सप्लाई होती है। जब राजधानी से सटे इलाकों में प्रशासन आंखें मूंदे है तो दूर दराज के इलाकों के हाल का अंदाजा लगा पाना मुश्किल भी नहीं है। ये बालू की चोरी नहीं बल्कि सरासर डकैती है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। सैकड़ों नावों पर बालू की ढुलाई हो रही है। इस कारोबार में सैकड़ों लोग शामिल हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर है पटना से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के उत्तरी छोर की, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालू लाद कर नदी किनारे नावें लाई गई हैं। नाव से बालू निकालकर मजदूर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर बालू घाटों से निकाली जा रही है। नाव जो है इस तरह से यहाँ पे लगा है जैसे मानो नाव का ये मेला है और सभी नाव से जो है वो पीला सोना जो लूट कर करके जो लाया गया है, जो सोन नदी से कहें या फिर गोलवरपुर की तरफ से कहें, सभी को यहाँ पे ला करके और यहाँ पे अनलोड किया जाता है नाव से और उसके बाद ट्रैक्टर पे लोड करके, ट्रक पे लोड करके जो उत्तर बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे या फिर जो बिहार से सटे हुए यूपी के जिले हैं, बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे इन पीला सोने का जो है वो जो खेल है वो किया जाता है। पीला सोना जो है वो पहुँचाया जाता है। बालू के अवैध खनन को रोकने का पुलिस लाख दावा कर ले, लेकिन ये तस्वीरें पुलिस को आईना दिखा रही हैं। ऐसा नहीं कि बालू के डकैती की तस्वीर पहली है, आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 23 सितंबर की है और दूसरी तस्वीर 6 अक्टूबर की है। मतलब 15 दिनों में कुछ भी नहीं बदला। कहना गलत नहीं होगा कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए कानून तो है लेकिन ठेंगे पर। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि दिन के उजाले में पीले सोने का काला कारोबार कैसे चल रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बालू का खनन कैसे हो रहा है? क्या पुलिस की मिलीभगत से काला कारोबार चल रहा है? जाहिर है इन सवालों का जवाब खनन विभाग और पुलिस दोनों को देना होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और इधर बालू माफिया से सांठगांठ के आरोपी खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार के ठिकानों पर ईओयू ने छापा मारा। छापेमारी में 1 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जो उनकी आय से 51% ज्यादा है। अंदर एसटीएफ जवानों की निगरानी और बाहर पसरा सन्नाटा। ये घर खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार का है, जिनके ठिकानों पर आर्थिक अपराध की टीम ने छापेमारी की। ईओयू की टीम ने पटना में एक साथ संजय कुमार के आर्य कुमार रोड स्थित आवास पर छापा मारा, मेडिकल शॉप में छापेमारी की और खेतान मार्केट में खुशी लहंगा स्टोर में भी छापा मारा। आर्थिक अपराध इकाई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इनके ठिकानों में जो अब तक संपत्ति मिली है उसके अनुसार कुल 17 बैंक खातों का पता चला है और इन बैंक खातों में 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जमा है। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इनके पास आय से अधिक तकरीबन 51% अधिक संपत्ति पाई है, जो 1 करोड़ 30 लाख के करीब होता है। ईओयू की छापेमारी में संजय कुमार की और भी संपत्ति का पता चला है, जिसमें यूपी के नोएडा में संजय कुमार के 2 फ्लैट हैं, एक 3 BHK फ्लैट और एक 1 BHK फ्लैट है। पटना के खेतान मार्केट में संजय कुमार की दुकान है। छापेमारी के दौरान संजय कुमार के कई लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसे सील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से अवैध
कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनके विरुद्ध जो भी सूचनाएं मिलेंगी, जो भी असूचनाएं मिलेंगी, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई बहुत कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाएगी। संजय कुमार कोई एकमात्र अधिकारी नहीं जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है। दरअसल अब तक 41 अधिकारी जो है वो रडार पर हैं आर्थिक अपराध इकाई के। इसके पहले भी कई डीएसपी और इंडियन पुलिस सर्विस के राकेश दुबे जो एसपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आज खनन विभाग के ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही है। सवाल है कि ऐसे घुसखोर अधिकारियों का इलाज क्या है? क्या ऐसे भ्रष्ट अफसर छापेमारी के बाद ही सुधरेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और छपरा के मढ़ौरा में सोमवार को हुई 40 लाख की लूट मामले में पुलिस ने अब तक 18 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैसा बरामद होने के बाद आरोपी सोनू की मां और बहन ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में पुलिस के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। गुनाह बेटे ने की, सजा पूरे परिवार को मिली। जमीन पर पड़े ये शव उस सोनू की मां और बहन के हैं जो छपरा के मढ़ौरा में हुई 40 लाख लूट में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोनू की पहचान की थी और जब उसके घर पर छापा मारा तो जमीन के अंदर दबा के रखे गए 6.5 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपी सोनू का घर है जहां से पैसे बरामद किए गए थे। आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे में पैसे को छुपा करके रखा गया था और यही वो गड्ढा है जहां से पुलिस ने खोद करके पैसा बरामद किया था। घर से पैसा मिलने के बाद पुलिस ने सोनू के पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिस जलालत को सोनू की बहन और मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों ने सुसाइड कर लिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें सोनू की बहन रूपा ने लिखा है, हम लोग इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे मगर ऐसा नसीब नहीं हुआ। भाई सोनू को हमने बहुत समझाया लेकिन उसे कुछ लोगों ने बरगला दिया। कोई मेरे पिता पर हाथ उठाए ये सपने में भी नहीं सोच सकती। बेटे की गलती पर माँ बाप कैसे गलत हो सकते हैं? कानून सिर्फ पैसे वालों का होता है। जो गिरफ्तार हुए उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने इस भावनात्मक आवेश में आकर आत्महत्या कर ली है। वही लाश बरामद हुआ और उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं पोस्टमार्टम। क्या कार्रवाई होगी? आगे जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। रूपा ने अपने सुसाइड नोट में सोनू के गुनाह को तो कबूल कर लिया लेकिन पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा दिया। फिलहाल पुलिस छपरा के इस लूट कांड के हर पहलू से जांच की बात कह रही है। अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर को छपरा के मढ़ौरा में कैश वैन के स्टाफ से दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से लुटेरे की पहचान की गई। उसके आधार पर आरोपी सोनू के घर भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदहा गांव में छापेमारी हुई तो 6.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। भेल्दी थाना के ही दूसरे इलाके से 3.5 लाख और बरामद हुए हैं। पुलिस ने अंशु नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जिसके घर से 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। बुधवार को पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यानी अब तक 40 लाख रुपए की इस लूट कांड में पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद कर लिया है। 18,28,500 रुपए बरामद किए जा चुके हैं जबकि पूरी जो घटना थी वो 40,02,500 की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि छपरा पुलिस इस लूट कांड में शामिल बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सवाल ये भी है कि जो 2 लोगों की जान चली गई इसका जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और खबर है वैशाली के महुआ से, जहां सैदपुर डुमरा इलाके में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प का वीडियो वायरल है और तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में लाठी हैं, डंडे हैं, तलवार हैं। लोग एक दूसरे पर पत्थर से भी हमले कर रहे हैं। एक शख्स तलवार से दूसरे शख्स पर वार करता है। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है और इस झड़प में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ से पातेपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर जिला पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही ने एसआई जितेंद्र पासवान पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एसआई जितेंद्र पासवान नगर थाने में तैनात है। पीड़ित महिला सिपाही ने राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने आरोपी एसआई जितेंद्र पासवान को लाइन क्लोज किया है। आरोपों की जांच के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर और महिला थानेदार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पर कार्रवाई होगी। इस मामले में एक एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप है उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शुभम को उनकी सफलता पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और इन तस्वीरों को जरा देखिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के समय शुभम के चेहरे पर खुशी तो है, सीएम भी काफी खुश हैं। और आपको बताएं कि कटिहार के कुम्हारी गांव के रहने वाले शुभम ने आईएएस की परीक्षा यानी कि यूपीएससी में टॉप किया है। और पटना के मिशन 50 संस्थान में शुभम को सम्मानित किया गया। मिशन 50 के डायरेक्टर और आईएएस अधिकारी रणजीत सिंह ने शुभम को सम्मानित किया है। शुभम कुमार के पहुंचते ही छात्र छात्राओं ने जोरदार तालियों से शुभम का स्वागत किया, बधाई दी। शुभम ने भी अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा किया, जिससे छात्र काफी खुश दिखे। और आपको बताएं कि कटिहार के कुम्हारी गांव के रहने वाले शुभम ने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया है, जिनका बिहार आने पर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।